नीट एग्जाम एक वॉर है और तुम सब वॉरियर्स हो। अगर आप भी फर्स्ट टाइम नीट एग्जाम दे रहे हैं तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस एग्जाम में पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को पता होनी चाहिए सही स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट द पेपर। नीट एग्जाम में कुछ 10 से 12 दिन रह गए हैं। बेटा डिमोटिवेटेड फील करने का कोई फायदा नहीं है। इट इज द टाइम टू डू एंड अटेम्प्ट द पेपर एंड कीप योरसेल्फ हाईली मोटिवेटेड। तो ये सबके साथ ही होता है। आप इकलौते ऐसे बच्चे नहीं हो जो ये इमोशंस के साथ निकल रहे हो। तो वो कंपटीशन बहुत छोटे लेवल का कंपटीशन होता है, बट ऑल इंडिया लेवल पे बात ही अलग होती है। नीट एग्जाम एक वॉर है और तुम सब वॉरियर्स हो। अगर आप भी फर्स्ट टाइम नीट एग्जाम दे रहे हैं तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस एग्जाम में पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को पता होनी चाहिए सही स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट द पेपर। फर्स्ट ही अटेम्प्ट में कैसे नीट एग्जाम को क्रैक करें, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करें सो दैट पहला अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट बन जाए और आपको अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। नीट एग्जाम में कुछ 10 से 12 दिन रह गए हैं, तो आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी आज से ही फॉलो करनी पड़ेगी। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं शगुन गुप्ता आपको इस वीडियो में यही चीज आज डिटेल में बताने वाली हूँ। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं या कोई भी नीट एस्पायरेंट जिसको आप जानते हो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। और कमेंट सेक्शन में अपने नीट एग्जाम का कितने मार्क्स का गोल आप रखते हैं ये सारी चीजें भी आप लोग मुझे मेंशन करेंगे। बेटा डिमोटिवेटेड फील करने का कोई फायदा नहीं है। इट इज द टाइम टू डू एंड अटेम्प्ट द पेपर एंड कीप योरसेल्फ हाईली मोटिवेटेड। अगर आपको डिमोटिवेशन हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप बस पढ़ते रहिए, आप पेपर्स अटेम्प्ट करते रहिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग गोइंग नेगेटिव इन योर सराउंडिंग, आप लोग पॉजिटिव रहिए। अब ये कैसे रहना है ये सारी चीजों के बारे में अभी हम यहाँ पर बताएंगे और डिस्कस करेंगे। देखो, कोई भी ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम आप देते हो, ट्रस्ट मी वो एग्जाम इजी नहीं होता क्योंकि आप इतने बच्चों के साथ कंपीट कर रहे होते हो। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर नेगेटिव इमोशंस आते हैं कि यार इसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं या उसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, या मैं इनसिक्योरिटीज होती है कि मैं इतना स्कोर नहीं कर पा रही हूँ, ये इतना इनफ नहीं है टू क्रैक द एग्जाम। तो ये सबके साथ ही होता है। आप इकलौते ऐसे बच्चे नहीं हो जो ये इमोशंस के साथ निकल रहे हो। कोई भी ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, कितने छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा एग्जाम हो, ये सबके साथ ही होता है। अब जब आप स्कूल में थे तो आप मात्र 30 से 40 बच्चों के बीच में कंपीट कर रहे थे, तो वो कंपटीशन बहुत छोटे लेवल का कंपटीशन होता है। बट ऑल इंडिया लेवल पे बात ही अलग होती है। ऑल इंडिया लेवल पे जब रैंक आती है तो उसकी बात अलग होती है। ठीक है, सो आप लोग जिस भी इमोशन से निकल रहे हैं उसको एक बार साइड में रख के इस वीडियो में सुनिए कि कैसे आप लोगों को पेपर को अटेम्प्ट करना है सो दैट उस अटेम्प्ट करने के तरीके से आप लोगों का स्कोर इंप्रूव हो, आप लोगों की रैंक इंप्रूव हो और आप लोगों को अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना बेस्ट मन पसंदीदा कॉलेज मिल जाए। देखो, एक साल आप लोगों ने 12th भी कर ली, इसमें आप लोग अभी नीट एग्जाम के लिए भी ट्रैक कर रहे हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे पहले तो अपने आप को फ्री कर ले कि हमारे पास अगर ये ऑप्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। देखो, जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा फ्री कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, इस टाइम पे एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट टाइम पे क्रैक कर लेंगे, तो इससे क्या होता है, आप बहुत ज्यादा रिलीफ हो जाते हो, आप बहुत ज्यादा काम हो जाते हो कि हाँ हमारे पास अभी ऑप्शन है। लेकिन आप अगर दिमाग में प्रेशर रखेंगे कि फर्स्ट ही अटेम्प्ट में हमें अपना नीट एग्जाम क्रैक करना है, उस प्रेशर के साथ करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो सबसे पहले आप लोग फ्री हो जाइए, थॉट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए कि आप लोगों को एग्जाम के लिए मेहनत तो करनी है, कैसे सही स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है सो दैट पहली बारी में निकल जाए। लेकिन अगर नहीं निकला तो कोई बात नहीं, हमारे पास फर्दर चांसेस हैं। ठीक है, आप लोग नेगेटिव चीजों में नहीं हो। नेगेटिव चीजों में उन बच्चों को बोल सकते हैं जिनका एग्जाम मल्टीपल टाइम्स वो दे चुके हैं बट वो फिर भी क्रैक नहीं कर पा रहे। लेकिन आप सोचो ना, अगर थर्ड फोर्थ ड्रॉप वाला बच्चा भी गिव अप नहीं कर रहा तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे गिव अप कर सकते हो, है ना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे तो पहले ही सिक्योर्ड है, उनके पास चांसेस है। लेकिन इसी अटेम्प्ट में अगर हमारा क्रैक हो जाए तो उसकी तो बात ही अलग है ना। तो इसी अटेम्प्ट में क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, कैसे हमें पेपर
पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे अपने मार्क्स का गोल भी बताएंगे कि कितना चाहते हो, कितना स्कोर आप कर पाओ, या फिर आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि कितना सिलेबस आपका हो चुका है, कितने मार्क्स आप लेके आ रहे हो। ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से भी गाइड कर सकती हूँ कि बेटा अगर 400 मार्क्स आ रहे हैं तो अब तुम ये वाली चीज करो। देखो 10-12 दिन रह गए, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आखिरी कदम पे आप चल रहे हो, तो ये आखिरी कदम सही डायरेक्शन पे ले जाओगे तो शायद डेस्टिनी दिख जाए, शायद वहां पर आपको अपना रिजल्ट दिख जाए। लेकिन इन 10-12 दिनों पे अगर तुम्हारे कदम गलत डायरेक्शंस में चले गए तो आप लोग फिर से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अगले साल कर रहे होगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसी अटेम्प्ट में कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, लेट्स डिस्कस दिस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, चलिए बेटा, यहां पर अगर हम बात करें नीट एग्जाम को फर्स्ट ही अटेम्प्ट में तुम क्रैक करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि आप लोगों को मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट में जो जो पॉइंटर्स मैं बोल रही हूं अगर आप उसी तरीके से मॉक टेस्ट देंगे तो आप लोग एक हैबिट में आ जाएंगे। ठीक है, उस हैबिट की वजह से जब आप फाइनल नीट एग्जाम दे रहे होगे तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट दिए बिना नीट एग्जाम दिया है तो उनको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस टाइम पे वो नीट का फाइनल एग्जाम दे रहे थे, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। तो मॉक टेस्ट देने से आप लोगों को क्या फायदा होगा? मॉक टेस्ट देने से आप लोगों को सिर्फ यही फायदा होगा कि आप एक हैबिट में आ जाएंगे, जो जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं आप उससे सीखेंगे, और वही चीज आप फिर अपने नीट एग्जाम में आप लोगों को फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो पहला पॉइंट यही है कि अब 10-12 दिन रह गए हैं, इसमें आप लोगों को डेली एक मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट है, आप लोग डीपीपीज लगा चुके हैं, मॉड्यूल्स लगा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं भी है, आप सीधा मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए। ठीक है, मॉक टेस्ट देने से तुम्हें एक्चुअली में पता लगेगा कि कौन सा पोर्शन तुम्हारा वीक है या कौन सा चैप्टर तुम्हारा वीक है। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट का फायदा होता है, जहां से जो टॉपिक वीक है उस पर थोड़ा सा तुम फोकस कर लेना तो वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। अब मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेटा आप लोगों को पहले इजी सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है। आप लोगों के पेपर में 45 क्वेश्चंस आएंगे, है ना, फ्रॉम ईच टॉपिक। अगर हम बात करें, आपके पास फिजिक्स है, बॉटनी है, जुओलॉजी है एंड केमिस्ट्री है, तो पेपर को पहले ऐसे ही अटेम्प्ट करना चाहिए कि पहले इजी पार्ट हो जाए, फिर मॉडरेट वाला पार्ट हो जाए, और फिर आपका हार्ड पार्ट हो जाए। जहां पे हार्ड पार्ट का मतलब ये है कि जिस पार्ट में ज्यादा टाइम लग रहा हो, जहां पे ज्यादा ब्रेन का यूज हो रहा हो। जब आप पहले 3 घंटे में से अगर आप पहले में काफी सारे क्वेश्चंस कर जाते हो ना पहले घंटे में, तो आपको ऑटोमेटिकली पेपर में कॉन्फिडेंस आ जाता है, तुम्हें फिर हार्ड पार्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम स्टार्ट ही हार्ड पार्ट से करोगे तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा पहले इजी पार्ट, फिर मॉडरेट पार्ट, और फिर क्या करना है, आपको हार्ड पार्ट करना है। सो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस विच आई हैव, तो आप लोग पहले हमेशा बायो को अटेम्प्ट करा करो। बायो में आपके पास बॉटनी एंड जुओलॉजी है, तो बायो के क्वेश्चंस में कोई कैलकुलेशन नहीं होती, सीधा तुम्हारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होता है, तुम्हें फटाफट उसको मार्क करना है। तो कोशिश करना पहले बायो को अटेम्प्ट करना, फिर केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करना, क्योंकि केमिस्ट्री मॉडरेट पार्ट में आती है, एंड देन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल होता है फिजिक्स का, बिकॉज फिजिक्स में काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आपको फंसा सकते हैं। ठीक है, सो आप लोगों को पहले तो क्या करना है, बायो को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। कोशिश करना 40 मिनट में, 40 से पहले कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम 40-45 मिनट्स में आप लोगों को बायो अटेम्प्ट करनी है। फॉलोड बाय केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को आपको 50 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। फॉलोड बाय 60 मिनट्स में आप लोगों को फिजिक्स अटेम्प्ट करना है। इसमें सब कुछ आ गया। ठीक है, लास्ट के जो 30 मिनट्स रह जाते हैं उसमें आप लोगों को वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आप लोगों ने कैलकुलेशन छोड़ी है, या जो क्वेश्चंस आप लोगों से पहली बारी में अटेम्प्ट नहीं हो पाए, जो क्वेश्चन देखने में बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था, और उस लास्ट 30 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस का रिवीजन भी करना है, फटाफट उसको एक बार गो थ्रू करना है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें बेटा, आप लोगों को 3 राउंड अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। राउंड 1 होता है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो उस पार्ट में, जैसे बायो में जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है उसको पहले अटेम्प्ट करो। फिर तुम्हें लग रहा है कुछ बायो के मीडियम
मीडियम लेवल के क्वेश्चंस है ना, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है तो उसको अटेम्प्ट करो, फिर आपको टफ पार्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं अटेम्प्ट हो रहा, कोई बात नहीं, उसको आप मार्क फॉर रिव्यू में कर दो या उसके आगे स्टार मार्क लगा दो। तुम जैसे ही स्टार मार्क लगाओगे तो तुम जब अपना पूरा पेपर खत्म कर दोगे तो तुम वापस आके उस क्वेश्चन को देखना, और उस क्वेश्चन को जब तुम फिर रिलैक्स होकर देखोगे तो वो क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व भी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बेटा, फिल द OMR शीट स्मार्टली। अब मैंने इस केस में बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है, या तो वो एक क्वेश्चन करते हैं फिर OMR, फिर दूसरा क्वेश्चन फिर OMR, फिर तीसरा क्वेश्चन फिर OMR, ठीक है। आप लोगों को ऐसे नहीं करना, ना ही ऐसे करना कि पहला सारा पेपर अटेम्प्ट कर दिया फिर बाद में OMR भर रहे हो। आप लोगों को सही तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, पेपर अटेम्प्ट करने के बाद साथ के साथ OMR शीट्स भरनी है। तो कोशिश करो जैसे तुमने बायो कर ली या बॉटनी कर ली, तो बॉटनी के जैसे ही तुमने क्वेश्चंस खत्म करे फिर उसकी OMR शीट भरना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्विक रिवीजन भी करनी है, ठीक है। जिन क्वेश्चन में तुम्हें लगता है कि नहीं यहां पर दिक्कत हो सकती है, तो वो वाले क्वेश्चंस को OMR में फिल नहीं करना। जो तुम फॉर श्योर सही ऑप्शन से तुमने मार्क करे, फॉर श्योर हो कि ये आंसर तो बिल्कुल सही है, वो ही क्वेश्चन तुम OMR में फिल करो। जहां पे तुम्हारा डाउट आ रहा है वहां पे सर्कल लगा दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तुम्हें पता होगा कि इसको हमें रिवाइज करना है। तो OMR पहले सब्जेक्ट वाइज आपको करना है, पहले बॉटनी कर लो, फिर जुओलॉजी कर लो, फिर केमिस्ट्री कर लो और फिर फिजिक्स कर लो। सो आफ्टर एवरी 45 क्वेश्चंस यू डू, आप लोगों को OMR शीट फिल करनी है। ऐसा नहीं एक एक क्वेश्चन करा फिर OMR, या फिर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, सारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया फिर OMR। तो OMR को फिल करना भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यहाँ पर बच्चे जो है वो ऊपर नीचे क्वेश्चन जो है OMR फिल कर देते हैं। सपोज करो 2 का आंसर 3rd में भर दिया, तो उससे क्या होता है, नीचे जितने भी होंगे वो सारे आपके खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को OMR बहुत ही फोकस तरीके से भरना है। आप लोगों को मार्क करना है, चेक करना है। OMR को भरने से पहले आप लोगों को चेक करना है कि आप सही कॉलम में भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार OMR की फिलिंग जो है बच्चे गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने काफी सारे मार्क्स जो है वो नेगेटिव करवा लेते हैं। और बेटा एक बात समझना, अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और वो गलत हो गया तो आप उसमें -1 नहीं, उसमें एक्चुअली आप -5 मार्क्स ले रहे हो, आप 5 मार्क्स डाउन हो रहे हो। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को सही कर देते हो तो 4 नंबर, ठीक है, और गलत कर देते तो -1। तो गलत होने से ये 4 भी गए और -1 भी हो, तो एक्चुअली में एक क्वेश्चन गलत करने से आप 5 नंबर का पार्ट जो है वो कम कर रहे हो, 5 नंबर तुम्हारे उसमें कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को बहुत ध्यान से करनी है। OMR शीट की फिलिंग बहुत केयरफुली करनी है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन वाइज OMR को आप फिल कर सकते हो। जो फोर श्योर क्वेश्चन है उसको हमेशा फिल करते रहिए साइड बाय साइड, और अगर नहीं आपको लग रहा है डाउट है तो उसको आप रिव्यू करने के बाद फाइनल OMR शीट फिल करें, ठीक है। इसके बाद बेटा नेगेटिव मार्किंग से बचो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने देखा है, जिन मतलब मेरे को भी खुद सजेस्ट करा गया था कि एक क्वेश्चन को मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता तो तुम अटेम्प्ट कर दो, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर गलत हुआ तो -1 होंगे और अगर बाई चांस सही हुआ तो +4 हो जाएंगे। तो उनका कहने का मतलब ये था कि तुम बाई चांस सही कर देते तो तुम 3 नंबर ऊपर हो जाओगे। कैसे? क्योंकि अगर सही भी हो गया है ना, सही भी हो गया तो तुम्हारा वो एक तुक्का तुम्हें 4 नंबर ऊपर कर देगा, है ना। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस हमेशा से यही रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो मुझे वो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ये मत सोचो कि तुक्के से क्वेश्चन का आंसर सही जाएगा। दे आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप लोग वो क्वेश्चन गलत करोगे ही करोगे, ठीक है। सो नेगेटिव मार्किंग से बचना है। सिंपल सी चीज है, जो क्वेश्चन आता है उसके आगे टिक लगाना है, जो क्वेश्चन नहीं आता बिल्कुल भी उसको क्रॉस करना है, और जो क्वेश्चन तुम्हें डाउटफुल है कि इसको अगर मैं फिर से करूंगा तो हो जाएगा, तो उसके आगे तुम सर्कल लगा देना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तुम करोगे तो तुम्हारी चीजें होती जाएंगी। और जो क्वेश्चंस तुमने पढ़ लिए फॉर श्योर हो तो उसके आगे टिक लगा देना, इसको वापस नहीं देखना है। जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे उसके आगे बहुत क्लियरली, चाहे अगर 45 में से तुम्हारे 30 क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो तुम उसके आगे क्रॉस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग से बचना, क्योंकि अगर ये नेगेटिव मार्किंग हुई तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप लोगों का स्कोर डेफिनेटली नीचे जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग से आप लोगों को बचना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा, यही है कि आप लोगों को जो पेपर देने जाओगे तो जितना आप एक स्ट्रेस माहौल में जाओगे या डर के जाओगे तो वो पेपर में आपका स्कोर डाउन करेगा ही करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप योर सेल्फ काम एंड कंपोज एंड अटेम्प्ट द पेपर।
पेपर के टाइम पे टेंशन सबको होती है। अगर पेपर हार्ड आया तो मान के चलो वो पेपर हार्ड सबके लिए आएगा, सिर्फ तुम इकलौते बंदे नहीं हो जिसके लिए हार्ड आएगा। तुम्हें पता है तुमने जीवन में कितनी मेहनत करी है, तुम्हारे पीछे मेहनत खड़ी है। अगर खड़ी है तो आप लोग काम एंड कंपोज रहेंगे, और पेपर में अगर काम कंपोज रहोगे तो आप लोगों से जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं वो भी हो जाएंगे। और मैंने आपको हमेशा क्लास में यही बोला है बेटा, कि अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ठीक है, तो उसको एक बड़े थॉट के साथ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन तुम अटक जाते हो, तुम्हें आंसर नहीं आ रहा, तो मूव टू बेसिक्स, बेसिक्स 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 अप्लाई करते करते तुम अपने फाइनल आंसर तक पहुंचोगे। कोई भी टफ क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, उसमें इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, उसमें बेसिक्स तुम्हारे स्ट्रांग चाहिए। बेसिक्स स्ट्रांग होंगे, बेसिक्स अप्लाई कर पाओगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चाहे वो कोई भी पार्ट हो, चाहे वो बायो का पार्ट हो, चाहे वो फिजिक्स का पार्ट हो, चाहे वो केमिस्ट्री का पार्ट हो, है ना। कितनी बार आप लोगों को लगता है ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है, फिर घर आके जब तुम पेपर सॉल्व करते हो, तुमने बोर्ड्स में भी देखा होगा, अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो मैं अटेम्प्ट कर सकता था, बट उस टाइम पे माइंड हैंग हो गया था। तो कोशिश यही करना है कि काम कंपोज रहना है, माइंड को हैंग नहीं करना है। और बाई चांस अगर हैंग हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट वो क्वेश्चन तुम सही तो अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो डू स्टार्ट विद द बेसिक्स, बेसिक्स को अप्लाई करते करते आपके टफ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। और इसकी प्रैक्टिस बेटा आप अभी से कर दो। ये जो आपको मैंने 5 पॉइंट बोले हैं, कौन कौन से, पहले तो सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें भरनी है, सारी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इजी, मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट। 3 राउंड रूल्स फॉलो करना है। सबसे पहले अगर आपको एक बायो की बात करें तो जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट कर लो, फिर मॉडरेट लेवल के। जहां पे कैलकुलेशंस है तो तुम कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट ना करना, उसको आप बाद में भी कर देना, ठीक है। जहां पे तुम्हें लग रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा हेवी कैलकुलेशन है, चाहे वो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है या केमिस्ट्री का कोई न्यूमेरिकल है, तो उसमें तुम बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ओएमआर शीट को आपको बहुत स्मार्टली फिल करना है। कैसे कैसे ओएमआर शीट को स्मार्टली फिल करना है, हर एक सब्जेक्ट वाइज, हर एक टॉपिक वाइज आप लोगों को ओएमआर शीट फिल करनी है, ठीक है। जैसे ही तुमने बॉटनी खत्म कर दी उसकी फिलिंग कर दो, और जो क्वेश्चन तुम फॉर श्योर हो उसको फिल करते जाओ, और जहां पे डाउट है उसको हम बाद में फिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे मैच करते करते ओएमआर शीट फिल करनी है, ठीक है। दूसरी, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता वो अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर 4 ऑप्शन है, 4 में से तुम 2 एलिमिनेट कर चुके हो और इन दोनों में से तुम्हें पता है कि फॉर श्योर आंसर होगा, तो ये वाला कर लेना। अगर 4 में से सिर्फ तीनों में कंफ्यूजन है तो ये वाला नहीं करना, और 4 में से चारों ऑप्शंस का कुछ आइडिया नहीं है तो वो भी नहीं करना। अगर तुम 50-50% श्योरिटी रखते हो तो ही वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, एक चांस दे सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नेगेटिव मार्किंग करोगे तो आप लोगों का डेफिनेटली स्कोर जो है वो पुअर होगा, स्कोर पुअर होगा तो रैंक अच्छी नहीं आएगी और फिर कॉलेज तो हाथ से गया, ठीक है। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप लोगों को अपने आप को काम एंड कंपोज रखना है। अगर ये 5 तरीके तुमने अप्लाई करने आज से स्टार्ट कर दिए अपने मॉक टेस्ट में, तो आप फॉर श्योर फील करेंगे कि यस, हमारा जो नीट 2025 एग्जाम है वो अच्छे से हो गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा, अब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों का क्या स्कोर गोल है और क्या आप चाहते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा वो कमेंट सेक्शन में लिखा करो। आपकी टीचर्स, सारे टीचर्स जो है एनसीईआरटी नीट अड्डा चैनल पे कमेंट सेक्शंस में एक्टिव रहते हैं। आपने देखी होगी मेरी लाइव लेक्चर्स, उसमें भी आप देख सकते हैं कि काफी सारी चीजें जो है बच्चे कमेंट करते हैं, तो उस पर हर एक कमेंट पर रिप्लाई करा हुआ है, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप मुझे केमिस्ट्री विद शगुन मैम इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे भी केमिस्ट्री विद शगुन मैम आप मेरा फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ सारे माइंड मैप्स एंड इंपॉर्टेंट नोट्स, और जो भी हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं प्रैक्टिस सेशन में उसकी पीडीएफ, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम है बेटा इसको शेयर आउट करो, क्योंकि प्रॉब्लम शेयर करने से ही उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। सो ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड अपने आप पे पूरा बिलीफ रखिए कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। जितना कूलली चीजों को करोगे उतना अच्छे से वो हो जाएगा। चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी प्रिपरेशन एवरीवन।